नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है उस पर आज बात करेंगे पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की। दोस्तों, इसके पहले जो दो वीडियो आपको दी गई उनमें हम लोगों ने बात की किस तरह से यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, उनका क्रम क्या रहा और कह सकते हैं उनका विस्तार किस प्रकार से रहा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पुर्तगाली साम्राज्य को कवर किया और एट लास्ट आज हम लोग अपने इस तीसरे वीडियो के माध्यम से पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की यहाँ पर बात करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड जो इस वीडियो में जुड़ रहे हों, इससे पहले उन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं, तो पिछले दोनों वीडियो हेल्पफुल होंगे आपके लिए, उसको आप देख लीजिएगा। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उनका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनका लिंक, और वहां से जाकर के दोस्त आप उन वीडियो को देख लेंगे और साथ ही साथ आप वहां पर प्रैक्टिस भी करवाई गई है, तो आप कर लेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, इस अपनी हम सीरीज में आधुनिक भारत में न केवल कह सकते हैं कि बात करेंगे पूरे टॉपिक की, बल्कि टॉपिक के साथ साथ हम लोग प्रश्नों पर भी बात करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि भारत में किस प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हुआ, उसके वास्तविक कारण क्या थे, और फिर कह सकते हैं कि उन कारण में भी अगर एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजी साम्राज्य की क्या भूमिका रही और उसके बाद की जो यूरोपीय शक्तियां हैं यानी डच और डेनिश, वो किस प्रकार से आगे बढ़ी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की। उसके पहले जल्दी से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में जो धार्मिक जो प्रभाव रहा यानी धर्म पर जो प्रभाव रहा वो किस प्रकार से पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर धर्म को देखें तो उसका जो सीधा सा जुड़ाव आता है वो मुगल सत्ता से, मुगल साम्राज्य से आता है। तो दोस्तों, इस क्रम में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बादशाह अकबर की। दोस्तों, क्योंकि अब यहां तक अगर हम लोग देखें तो 1550 के आसपास तक का अगर हम लोग पूरा टाइम देखते हैं, तो क्योंकि पुर्तगाली जो सत्ता थी वो वास्तव में अपना प्रभाव जमा रही थी, और प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने बात भी कर ली कि किस तरह से उन्होंने क्रमागत तरीके से समस्त जो तटीय सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर अपना प्रभाव जमाया। तो अगर दोस्तों यहाँ पर इन शॉर्ट में हम लोग बात करें तो 1572 में गुजरात, अब गुजरात में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो गल्फ ऑफ कैम्बे या खंभात की खाड़ी, ठीक है दोस्तों, यहां पर तो नाम मिलता है यहां पर एक पुर्तगाली, कह सकते हैं उसको पादरी या कह सकते हैं धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक व्यक्ति, एंटोनियो कैब्रल। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एंटोनियो कैब्रल, एंटोनियो कैब्रल ये आता है। और क्योंकि अब यहां पर एक सीधी सी मंशा जाहिर हो गई थी बादशाह अकबर की कि वो ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली जो धार्मिक स्थिति थी उन पे वो रुचि ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी बात को नोट करिएगा, ये रुचि एक दिखावा मात्र थी। ये बादशाह अकबर की ये रुचि जो धर्म के प्रति थी वो एक दिखावा मात्र थी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इस पर रिलेटेड जो स्टोरी होगी वो सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे, बस आप ध्यान से समझते रहिए। तो हुआ क्या दोस्तों, इधर पुर्तगाली जो प्रशासन था वो सोच रहा था कि किसी न किसी प्रकार से हम शहंशाह हिंदुस्तान को अपने ईसाई धर्म में रंगने का प्रयास करें, यानी ईसाई धर्म के बारे में बताने का प्रयास करें, जिससे कि उनका एक जो जुड़ाव हो वो हमारे प्रति हो जाए, और फिर उसी धर्म की आड़ में हम व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत करते हुए चलें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि वायसराय का एक शांति दूत बन करके एंटोनियो कैब्रल जो है, एंटोनियो कैब्रल, वो गुजरात यानी कच्छ यानी कह सकते हैं कैम्बे या गल्फ ऑफ, जिसको हम लोग कैम्बे भी बोल सकते हैं, वहां पर आया। तो फिर इसका जो जुड़ाव हुआ वो मुगल सत्ता से हुआ, और ये एक इंटरेस्ट बताया गया कि भाई अकबर से मिलने की इच्छा जाहिर की। अच्छा, इधर क्या हुआ, एक दूसरा जो पादरी था जिसका नाम था जूलियन परेरा, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जूलियन परेरा, ये अप्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन तक या कह सकते हैं कि मुगल दरबार तक या अकबर तक अपनी जो ईसाई धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं उनको पहुंचाने में सफल रहा। अच्छा, इन सब के पीछे क्या हुआ, दोबारा फिर से 1578 में, इसको नोट करिएगा दोस्तों, दोबारा फिर से 1578 में एंटोनियो कैब्रल वो आप यहां पर देखेंगे तो मुगल राजधानी पहुंचता है। अच्छा, जब मुगल राजधानी पहुंचता है
तो इस क्रम में काफी हद तक ये बादशाह अकबर को अपनी बातें जो है मनवाने में वो सफल भी होता है। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब थोड़ा सा ये रुचि जब बढ़ती है तो यहां पर ये बताया गया कि अकबर के द्वारा 1579 में 1579 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अकबर के द्वारा 1579 में, नोट करिएगा यहां पर ये, अकबर के द्वारा 1579 में गोवा, 1579 में गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर थे या पुर्तगाली जो अधिकारी थे उनके समक्ष एक पत्र भेजा गया। और इस पत्र में बात क्या कही गई दोस्तों, यानी इन शॉर्ट में समझिए, 1579 में गोवा में जो पुर्तगाली गवर्नर थे, जो पुर्तगाली अधिकारी थे, जो शीर्ष अधिकारी थे, उनके लिए बादशाह अकबर ने एक पत्र भेजा और इस पत्र में कहा कि भाई हमको 2 विद्वान जो पादरी हैं वो चाहिए, कुछ धार्मिक जो है वो बातें हमको उनसे करनी है। अच्छा, फिर इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो आपको याद होगा दोस्त कि अकबर के द्वारा एक अलग ही धार्मिक नीति जो है वो अपनाई गई, वो हम लोग प्रीवियस जो टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यहां पर देखते हैं। तो अच्छा, जब जैसे ही ये पत्र मिलता है तो क्योंकि एक तरह से देखा गया तो यहां पर यह भी समझा गया पुर्तगालियों के द्वारा कि जाहिर सी बात है कि ईसाई धर्म में जो है वो बादशाह अकबर अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो इनको ये समझने का मौका मिला कि क्यों ना हम इसको एक कह सकते हैं कि इस तरह से लें कि वास्तव में हमारे लिए जो है कि ये बुलावा आया है अकबर की तरफ से। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, 28 फरवरी 1580 को, 28 फरवरी 1580 को 2 पुर्तगाली जो पादरी थे वो मुगल दरबार भेजे गए, जिसमें नाम आता है एक्वाविया और एंटोनियो मांसरेट का। एक्वाविया और एंटोनियो मांसरेट का, अभी ध्यान से देखते जाइएगा। एक्वाविया और एंटोनियो मांसरेट ये 28 फरवरी 1580 में मुगल बादशाह यानी अकबर के समक्ष पहुंचते हैं और ईसाई धर्म से जुड़ी हुई बातों को ये बताते हैं। अच्छा, फिर यहां पर बात करेंगे कभी कि 28 फरवरी 1580, तो हमको याद रखना है ये पहला ईसाई मिशन भी कहा गया अकबर का, और ये दोनों ईसाई जो पादरी थे एक्वाविया और एंटोनियो मांसरेट ये फतेहपुर सीकरी पहुंचे। कहां पहुंचे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी पहुंचे। तो यहां पर काफी हद तक अपनी जो बातें हैं वो बादशाह अकबर को बताने में सफल हुए और एक उम्मीद जगी पुर्तगालियों को कि बादशाह अकबर हमारी बातों को जो है काफी हद तक वो है मान रहे हैं, अब क्यों ना इस पे इंप्लीमेंट करके हम अपनी व्यापारिक स्थितियों को मजबूत करेंगे। लेकिन देखते जाइएगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी क्रम में होता क्या है दोस्तों, 1590, अब क्योंकि हम लोग टाइम यहां पर काफी क्रॉस कर चुके हैं, आगे 10 साल का समय बीत चुका है। 1590 में एक दूसरा जो मिशन है वो फिर से अकबर ने बुलाया। 1590 में एक दूसरा मिशन अकबर ने फिर से बुलाया ईसाई पादरियों का। तो अब जब दूसरा मिशन बुलाया गया तो जो इच्छा थी वो और बलवती हो गई पुर्तगालियों की कि जाहिर सी बात है कि मुगल जो शासक है यानी जो अकबर है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे प्रति। ठीक इसी क्रम में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो तीसरा जो ईसाई मिशन है वो 1595 में अकबर के द्वारा जो है वो फिर से बुलाया गया। तो हम लोग यहां पर देख क्या रहे हैं, 1579 में गोवा में पुर्तगाली अधिकारियों के लिए अकबर ने एक लेटर भिजवाया, एक पत्र भिजवाया इस बात को कह करके कि हमको 2 प्रतिष्ठित जो पादरी हैं वो चाहिए, हमको समझना ईसाई धर्म के बारे में। इसी क्रम में 28 फरवरी 1580 में ऑर्डर किया गया और 2 पादरी एक्वाविया एंटोनियो मांसरेट इनको फतेहपुर सीकरी भेजा गया। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि दूसरा मिशन 1590 में आया और तीसरा मिशन 1595 में आया। तो काफी हद तक अगर देखा जाए कि अकबर द्वारा जो पादरियों पर जो ध्यान देना था वो एक धार्मिक क्रम में किस प्रकार से लिया, ये बात पुर्तगाली समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों वास्तव में पर्दे के पीछे जो स्टोरी थी ना वो कुछ दूसरी ही चल रही थी। कैसे, समझिएगा। अकबर द्वारा पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर समझिएगा, पुर्तगाली सैन्य सहायता, यानी अकबर के दिमाग में बातें चल रही थी कि किसी प्रकार से हम पुर्तगालियों को मना करके, पुर्तगालियों को समझा करके उनसे सैन्य सहायता सुनिश्चित करें, क्योंकि नौसैनिक शक्ति उनके पास थी। अब आपको पता है कि मुगल सेना
नौसैनिक शक्ति उनके पास थी नहीं। तो और दूसरी चीज क्या रही कि जो तोपों का प्रयोग या बारूदों का जो प्रयोग है वो भी सुनिश्चित कर रहे थे पुर्तगाली। तो वो सारे जो लाभ थे उनको अकबर प्रत्यक्षता लेना चाह रहा था। अब इसी क्रम में जब ये टाइम काफी बढ़ता चला गया तो अंततः पुर्तगाली भी इस बात को लेकर के भी समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में बादशाह अकबर समय इतना ज्यादा उन्होंने लिया और किसी धर्म यानी ईसाई धर्म के प्रति अपनी रुचि अभी भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट में हुआ क्या दोस्तों, 1601 में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1601 में ये वो समय रहा दोस्तों जबकि अकबर ने गोवा में अपना अंतिम दूत भेजा। अब इसके माध्यम से उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, अभी तक जो हम आपसे बात कर रहे थे ईसाई धर्म वो सब तो ठीक है, एक्चुअल में हमको चाहिए अब सहायता, और किस प्रकार से, आपके तोप या बारूद या बंदूकों की। तो प्रत्यक्षता यह बात कह दी 1601 में अकबर ने। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं मुगल शासन में कि अकबर और शहजादा सलीम यानी जहांगीर के मध्य आंतरिक विरोध भी हुए, विद्रोह भी हुए। तो उसका भी एक प्रत्यक्षता जो है लाभ उठाने का सोचते हैं पुर्तगाली। लेकिन हुआ क्या, जब 1601 में स्पष्ट कर दिया इस बात को तो पुर्तगाली इस चीज को समझ गए कि वास्तव में अकबर की जो रुचि थी वो हमारे धर्म के प्रति नहीं, बल्कि उनको एक हमारी सैन्य सहायता चाहिए थी या हमसे एक प्रकार की सहायता चाहिए थी, इसके लिए ये रुचि ले रहे थे। अब इन सब चीजों के बीच में अगर हम लोग दोस्त देखते हैं, अब क्योंकि 1605 के बाद अगर हम लोग बात करें यानी जब शासन आया जहांगीर का, शहजादा सलीम का, तो उस क्रम में अगर हम लोग देखें तो क्या प्रभाव रहा पुर्तगालियों का, देखते हैं। यानी जहांगीर और अकबर की अगर हम लोग बात करें, जहांगीर और अकबर के साथ अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये देखते हैं कि 1606 में, ध्यान से देखिएगा, अब जहांगीर की हम लोग बात करें पुर्तगालियों के साथ, 1606 में लाहौर में एक चर्च और पादरी आवास की अनुमति दी जहांगीर ने। कहां पर? लाहौर में एक चर्च और एक आवास की, जो कि मुख्यतः पादरी आवास था। तो जहांगीर ने 1606 में लाहौर में चर्च और एक पादरी आवास की अनुमति दी। ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहां पर। अब जब ये 1606 में अनुमति दे दी गई तो पुनः पुर्तगालियों के लगने लगा कि शहंशाह हिंदुस्तान जो है वो हमारे प्रति एक रुचि दिखा रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, 1608 में आगरा में एक धर्म सभा आयोजित करवाई गई और मुख्यतः यह धर्म सभा थी वो ईसाई धर्म सभा। तो अब जब ये क्रम कर दिया तो वो विश्वास थोड़ा सा और मजबूत हो गया। और जब ये धर्मसभा आयोजित करवाई गई, इसके ठीक बाद ही कह सकते हैं कि जहांगीर के द्वारा सड़कों और मार्गों पर जो कैथोलिक जो जुलूस निकलते थे, दोस्तों ईसाइयों में अगर हम लोग बात करें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः कैथोलिक की बात हो रही है। कैथोलिक जो जुलूस निकलते हैं उनकी अनुमति दी, यानी जो जुलूस थे उसकी भी अनुमति जहांगीर के द्वारा दे दी गई। अब जब ये अनुमति दे दी गई तो एक कह सकते हैं कि प्रभाव और इनको समझ में आया कि वास्तव में अब शहंशाह हिंदुस्तान हमारे प्रति रुचि रख रहे हैं। दोस्तों फिर इतना ही नहीं, आगरा में जो मुगल दरबार था उस पर चित्रकारी करवाई गई और ये चित्रकारी जो थी वो पूर्णतः हम लोग कह सकते हैं कि ईसाई परंपरा के आधार पर ही रही। तो एक चीज यहां पर यह भी देखने को मिली। अब दोस्तों क्रम से अगर ये बातें हम लोग देखें तो 1608 में ही गोवा में पुर्तगाली जो इस समय कह सकते हैं कि वायसराय न कह करके, बल्कि इनको हम लोग यहां पर पुर्तगालियों का एक मुखिया कहेंगे, डॉन मेंडोसा, नाम इनका नोट करिएगा, डॉन मेंडोसा। 1608 में डॉन मेंडोसा थे। तो डॉन मेंडोसा के लिए जो है जहांगीर ने अपने एक मित्र और विश्वास पात्र मुकारब खां को भेजा मिलने के लिए, मुकारब खां को भेजा मिलने के लिए। अच्छा, इसी क्रम में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1608 में ही कैप्टन हॉकिंस जो कि अंग्रेज था, आप जानते हैं जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, क्वेश्चन यहां से बनाता है। हालांकि हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे अंग्रेजी प्रशासन में। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। अब दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया, अभी थोड़ी देर के लिए इधर ये ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के दरबार में आया तो कैप्टन हॉकिंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अभी तक क्या होता था कि जो भी पुर्तगाली जो मुगल बादशाह के साथ संवाद जो होता था तो उसके लिए ट्रांसलेटर या किसी भी प्रकार से होता था। जबकि कैप्टन हॉकिंस के बारे में ऐसा कहते हैं
कि इसको तुर्की भाषा का अच्छे से ज्ञान था और इसने प्रत्यक्षता संवाद किया जहांगीर से। तो एक जब ये बात पता चली पुर्तगालियों को कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंच गया है, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक डर सा जो है वो उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका थोड़ा सा विरोध भी किया कि आखिर ऐसा क्या किया गया। अब इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर कि इसने इसको मनसबदार भी नियुक्त कर लिया। अभी मनसबदार क्या होता है इसको हम लोग मुगल प्रशासन में पढ़ेंगे। मनसबदार भी नियुक्त कर लिया और ये फिर यहीं पर रहने लगा। और दोस्तों फिर अगर हम लोग बात करें 1611 तक रहा कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। इस दौरान क्या हुआ इधर ध्यान दीजिएगा, 1611 तक रहा। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो गोवा में जब मुकारब खां को अनुमति नहीं मिली डॉन मेंडोजा से मिलने को लेकर के, जब ये बात जहांगीर को पता चली तो फिर पुर्तगालियों और मुगलों के मध्य जो आंतरिक जो विरोध था उसका स्वर मुखर होने लगा। अब इस क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्यक्षता तो नहीं बल्कि ये इस बात को लेकर के रहा कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होने दिया गया। अब इधर क्या था कि ये कैप्टन हॉकिंस से भी प्रभावित हो गया, तो एक दूसरा प्रभाव भी पुर्तगालियों को समझ में आया कि वास्तव में अब जो है हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। इसी दौरान क्या होता है दोस्तों ध्यान समझिएगा, 1612 में हिंद महासागर में नहीं, वही कच्छ की खाड़ी वाला गुजरात वाला जो हिस्सा है, आपने नाम स्थान सुना होगा स्वाली, ये सूरत के निकट पड़ता है स्वाली। यहां पर एक अभियान हुआ दोस्तों। अगर हम लोग बात करें पहला जो अंग्रेजी जहाज था जो कि भारत आया, ड्रैगन, नाम इसका क्या याद रखेंगे हम लोग, ड्रैगन। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें एक ओसियंडर नामक एक छोटा भी जहाज था और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कैप्टन बेस्ट, ये नाम यहां पर नोट करेंगे, पहले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस भी कर चुके हैं इस प्रश्न का, कैप्टन बेस्ट। इसके नेतृत्व में जो पुर्तगाली जो कह सकते हैं व्यापारी थे, जो सत्ता थी, उससे एक युद्ध हुआ जिसमें कि जो अंग्रेज थे वो विजयी रहे और 1612 में इनके विजयी होने के फलस्वरूप 1611 में तो कैप्टन हॉकिंस वापस लौट गया जब बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। तो 1612 में स्वाली में जब विजेता हुआ तो फिर आपने पढ़ लिया कि 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब जब अंग्रेजों ने इधर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली तो ये बात जो है पुर्तगालियों के लिए वास्तव में एक कह सकते हैं कि एक आघात सा लगा। और फिर जैसे सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की और धीरे धीरे जो पश्चिमी तट था वहां से पुर्तगालियों को विस्थापित करना शुरू कर दिया। अब पश्चिमी तट से अंग्रेज विस्थापित कर रहे हैं और दोस्त पूर्वी तट से और जो सुदूर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो वहां से पुर्तगालियों को हटाने का काम वो है डच कर रहे हैं। तो अब इस क्रम में एक जो वर्चस्व है, वर्चस्व की लड़ाई जो है वो छिड़ जाती है सभी पुर्तगालियों के, या कह सकते हैं सभी यूरोपियों के मध्य पुर्तगालियों के साथ। अब इस वर्चस्व की लड़ाई में फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेजी या जो डच सत्ता है वो आगे बढ़ती है। लेकिन क्योंकि अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 1632 में जो हुगली वाला क्षेत्र था वहां पर एक मनमाने ढंग से व्यापार प्रारंभ कर रहे थे, व्यापार या लूट मार कर रहे थे पुर्तगाली। तो मुगल शासक यहां पर शाहजहां के आदेश पर जो है हुगली का जो व्यापार था वहां पर पुर्तगालियों का व्यापार नष्ट कर दिया गया और बहुत सारे जो पुर्तगाली थे उनको वहां से हटाया गया, मार दिया गया और बंदी बनाया गया। तो वो पूरा जो क्षेत्र था बंगाल वाला वो भी वहां से खाली हुआ। तो इस प्रकार आते आते हम लोग देखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हिस्से से जो पुर्तगाली जो शक्ति है वो धीरे धीरे कह सकते हैं वो सिमटने लगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि पुर्तगाली जो साम्राज्य है उसका पतन आखिर हुआ कैसे, ये बात आप यहां पर नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं इसको जल्दी से। तो इसमें पहला और मुख्य कारण आता है कि पुर्तगाली वास्तव में धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। कारण क्या है कट्टर हम लोग यहां पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर एक देखें तो निर्दयी प्रवृत्ति से वो लोग कार्य कर रहे थे भारत में। तो लोगों को कह सकते हैं बंदी बनाना, दास बनाना या ईसाई धर्म के में उनको जो है कन्वर्ट करना, ये बहुत तरह की चीजें जो है उनके साथ चल रही थी। और क्योंकि अब इधर ब्राजील की भी खोज हो चुकी थी तो पुर्तगालियों का जो मेन मोटो था वो अब इधर अगर देखा जाए पूर्व से हट करके पश्चिम की ओर भी झुकने लगा। और इधर जो आपसी द्वंद्व रहा अंग्रेजों के साथ, डच के साथ या फ्रांसीसियों के साथ भी हम लोग देखेंगे, तो उस क्रम में जो पुर्तगाली जो सत्ता थी, जो पुर्तगाली जो अधिकारी थे या व्यापार था वो धीरे धीरे भारत से सिमटने लगा। तो ये सारे इसके तत्कालिक कारण होते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का जो व्यापार था या जो पुर्तगाली सत्ता है वो बढ़ क्यों नहीं पाई। और इस पूरे
अगर क्रम को हम लोग देखें तो इसमें बाजी आखिरकार लगती है अंग्रेजों के हाथ में। तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से सत्ता स्थापित की, और फिर आगे जो ब्रिटिश पद्धति पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और ब्रिटिशर्स का भारत में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक क्या किस प्रकार से इतिहास होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों चलते चलते यहाँ पर पुर्तगाली प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में छापा खाना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, छापा खाना है जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग या पेंटिंग प्रेस का, ये जो कह सकते हैं एक देन रही पुर्तगालियों की भारत में। और साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो तंबाकू की खेती ये भी पुर्तगालियों की ही देन रही भारत में। तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव रहे जो पुर्तगालियों ने भारत में छोड़े, और उसके साथ साथ फिर इस निर्णायक जंग में अंततः जो सत्ता है वो किसके हाथ लगती है, और फिर ब्रिटिशर्स का क्या उस पर रोल होता है, और पूरा जो इतिहास है वो ब्रिटिशर्स के इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों, और उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां तक का जो पुर्तगाली जो इतिहास है वो बस आपसे यहीं तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पर बनने वाले जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।